Good morning, students and my dear friends. Today is 6th of December 2022, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. On this Telegram channel, you may also find the separate PDF of Economic Time, Mint, and Business Standards news headlines. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is winning doesn't always mean being first. Winning means you are doing better than you have done before. And these are the Mint news headlines of today's Mint paper. And in Business Standard discussion, we are going to cover approximately 16 news articles. And we have categorized these news articles into different sections in order to have the better understanding. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. India's deep discounts on Russian crude will stay. और इसी आर्टिकल्स के साथ हम 2 और न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 4 पर दिए हुए हैं और इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल, इंडियाज डीप डिस्काउंट ऑन रशियन क्रूड विल स्टे। तो G7 नेशन का, ग्रुप ऑफ 7 नेशन का जो प्राइस कैप है रशियन ऑयल पर, वो इन्फोर्समेंट में आ जाएगा December 5 से, यानी कल से वो इन्फोर्समेंट में आ गया है। हालांकि इस प्राइस कैप के इन्फोर्समेंट के बाद भी एज पर इंडियाज ऑफिशियल्स, एज पर इंडियाज एम्बेसडर, India has been assured that India is going to receive the existing deep discount on Russian oil even after this price cap. तो फॉर द टाइम बिंग इंडिया को ये अश्योर किया गया है बाय रशियन काउंटर पार्ट्स और रशियन पार्टनर्स कि इंडिया को जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिलता था वो मिलता रहेगा। इंडिया को अनइंटरप्टेड क्रूड ऑयल की सप्लाई मिलेगी फॉर द एग्जिस्टिंग रेट्स फॉर द टाइम बिंग। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें से कल एक रिपोर्ट हमने डिस्कस भी करी थी कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल प्राइस कैपिंग इंडिया इज़ डाइवर्सिफाइंग इट्स पैटर्न और बाइंग पैटर्न फॉर कीपिंग इट्स एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट। उसी को लेकर के इंडियन रिफाइनर्स को अश्योर किया है रशिया ने कि दे विल बी रिसीविंग द क्रूड ऑयल एट एग्जिस्टिंग रेट फॉर द टाइम बिंग, और अनइंटरप्टेड क्रूड ऑयल की सप्लाई उनको टाइम बिंग तक मिलती रहेगी इवन after this price cap by G7 countries। और जो टेक्निकलिटीज़ थी क्रूड ऑयल के प्राइस को लेकर के, सप्लाईज को लेकर के, पोटेंशियल फॉलआउट्स को लेकर के, वो भी डिस्कस हुई हैं दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में। फ़िलहाल के लिए इंडिया और रशिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बना रहेगा इंस्टेड ऑफ दीज प्राइस कैपिंग बाई G7 नेशंस। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया को डिस्काउंट मिल रहा है वो अदर बायर्स को भी मिल रहा है। अदर बायर्स के लिए जो मॉस्को का जो स्टैंड है दैट इज़ वेरी टफ। बट लेकिन चूँकि इंडिया और हम चाइना की बात करें तो दे आर द वेरी सिग्निफिकेंट बायर्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। तो दोनों, इन तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में कंटिन्यूस प्रोसेस में डिस्कशन होते रहते हैं। हालांकि बाई सीइंग द इंटरनेशनल सिनेरियो, इंडिया और जो चाइना थे वो रशियन क्रूड ऑयल पे और ज़्यादा डीप डिस्काउंट डिमांड कर रहे थे, मोर स्पेसिफिकली क्रूड ग्रेड्स और यूरल्स पे, इवन बिफोर द प्राइस कैपिंग सैंक्शन बाई G7 कंट्रीज़। और अगर रशिया के डिस्काउंट का पैटर्न देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40% का डिस्काउंट जो है रशिया ऑफर करता है इंडिया और चाइना को ऑन डिफरेंट क्रूड ऑयल ग्रेड्स और प्रोडक्ट्स पर। और अगर पिछले कुछ मंथ का डेटा देखें तो इनिशियली मई मंथ के बाद में कुछ श्रिंकिंग देखने को मिली थी इनटू द डिस्काउंट पैटर्न, लेकिन फिर रीसेंट टाइम में जो डिस्काउंट है वो फिर से हाई हो गया है। इनिशियली मई के बाद क्यों ये डिडक्शन देखने को मिला था कि जो इंडिया का जो हिस्टोरिक ऑयल सप्लायर है दैट इज़ इराक, उसने एक और बिलो प्राइस पर इंडिया को जो ऑयल था वो सप्लाई किया था, इवन लेस देन द रशियन क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से मई के बाद थोड़ा सा रशियन इंपोर्ट में फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। ओवरऑल इन स्पाइट ऑफ दिस G7 price capping, Russia is all set to give discounted crude oil to India and China, and this is the import picture of India's. This is dollar in million, और रशिया, यूएई, इराक, सऊदी और ओमान का टोटल इंपोर्ट में कितना शेयर है एज़ पर द अप्रैल सितंबर फाइनेंशियल ईयर 23। तो हम बोल सकते हैं कि अप्रैल से लेकर के सितंबर यानी जो फर्स्ट हाफ का डेटा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, उस ड्यूरेशन में जो इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं
उनका कितना कितना शेयर रहा। तो हम देख सकते हैं 24.8% का जो शेयर है वो केवल और केवल रशिया का है, फॉलोड बाय 19.5% बाई यूएई, 7.1 इराक, 4.9 सऊदी एंड 3.9 ओमन। हालांकि यूएसए का भी शेयर इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन ऑर्डर टू कीप इट्स सिक्योरिटी नीड्स अहेड। अब देख लेते हैं अदर न्यूज़ आर्टिकल, गवर्नमेंट शेयर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद मॉस्को फॉर द एक्सेस टू रशियन मार्केट। तो अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं या अदर कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी एक्सेस चाहेंगे रशियन मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने इंडियन प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है रशिया को, मॉस्को को, किस लिए? फॉर गेटिंग द एक्सेस टू रशियन मार्केट। तो फॉरेन मिनिस्टर ने ये इन्फॉर्म किया इंडिया को दैट इंडिया इज सीकिंग टू नैरो अ ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, क्योंकि रशिया इस समय इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है, बहुत सारे जो अदर कमोडिटीज़ हैं वो भी डिस्काउंटेड पैटर्न में सप्लाई कर रहा है, और इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है मंथ बाई मंथ। और अगर हम देखें तो रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा आ रहा है इंडिया में, जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन दीज टू कंट्री इज़ हाई एंड नेगेटिव फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जो ट्रेड डेफिसिट है ये नेगेटिव है, इसी को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए, या हम बोलें इसको रिड्यूस करने के लिए, इस डेफिसिट को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट्स की, और वो लिस्ट रशियन ऑफिशियल्स को दी है, रशियन गवर्नमेंट को दी है कि वो रशिया से चाहते हैं कि उनके इन इंडियन प्रोडक्ट्स को रशियन मार्केट में एक्सेस दिया जाए, जिससे कि इनका एक्सपोर्ट इंप्रूव हो और जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो इंप्रूव हो सके। इट मीन्स इंडिया भी इस बाईलेटरल रिलेशनशिप से कुछ एडवांटेज ले पाए इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है, जिसमें बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट और ट्रेन्स के पार्ट्स हैं, कई सारे जो ऐसे पोटेंशियल डिलीवरी आइटम्स हैं, वो इसकी लिस्ट इंडिया ने बनाकर रशिया को दी। लेट अस सी कि उनमें से कितनी लिस्ट को इंडिया जो है वो एक्सेप्ट करता है, रशिया एक्सेप्ट करता है फॉर गिविंग द एक्सेस टू रशियन मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एग्रीमेंट टू मेक इट ईजियर फॉर इंडियन टू स्टडी इन जर्मनी। तो जर्मनी और इंडिया ने मंडे को एक बाईलेटरल नेगोशिएशन रखा, जिसके तहत मोबिलिटी पार्टनरशिप को साइन किया गया है, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया गया है ग्लोबल की चैलेंजेस पर। कौन कौन से चैलेंजेस पर डिस्कशन हुआ है इंडिया और जर्मनी के बीच में? बेसिकली रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड सिचुएशन इन अफगानिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। तो कई सारे जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं इस पर डिस्कशन हुआ है इंडिया और जर्मनी के बीच में। मंडे को एक मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट जो है वो भी साइन हुआ है, और इस मोबिलिटी पैक्ट के अकॉर्डिंग नाउ इट विल बी ईजियर फॉर इंडियन पीपल और द जर्मन पीपल टू डू स्टडी और रिसर्च और वर्क इन ईच अदर कंट्रीज। तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाईलेटरल पार्टनरशिप। हो सकता है आगे जाकर के यही जो पार्टनरशिप है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए। इनिशियली मोबिलिटी के लिए, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल की मोबिलिटी के लिए ये पैक्ट साइन किया गया। अब इसे रिसर्च, स्टडी और वर्क करना दोनों ही कंट्रीज़ के नेशनल के लिए दोनों ही कंट्रीज़ में ईजी हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दी हुई और भी कुछ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। सर्विसेज PMI एट 3 months high of 56.4 in the month of November. If you are regularly following my news channel, you must be knowing कि जो सर्विस PMI है, सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, वो हमारे पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ, और उसी की वजह से जो इंडिया की GDP ग्रोथ है वो 6.3% तक आई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक हमें शार्प कंट्रैक्शन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल रिसेशनरी सिनेरियो। तो यही ट्रेंड नवंबर के मंथ में भी कंटिन्यू है। नवंबर के मंथ में जो सर्विस PMI है दैट इज सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि बेसिकली ग्लोबल एजेंसी S&P रिलीज करता है एट ग्लोबल लेवल। इंडिया के केस में वो इंप्रूव होकर के 56.4% तक पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ नवंबर, और अपने पिछले 3 महीनों का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सर्विस PMI का। अक्टूबर के मंथ में ये सर्विस PMI कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 55.1 था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर से इंक्रीज होकर के, अक्टूबर के 55.1 से इंक्रीज होकर के 56.4 तक पहुंच गया इन द मंथ ऑफ नवंबर, और पिछले 3 से 4 महीनों का ये हाईएस्ट सर्विस PMI है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर के केस में हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस एक्सपेंशन इन आउटपुट एंड जॉब क्रिएशन कैन बी सीन इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो हम सभी जानते हैं कि जो PMI है
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो ग्लोबल S&P एजेंसी पब्लिश करती है, वो 1 to 100 करते हैं उसको मेजर, और 50 से ऊपर अगर वो होता है तो उसे एक्सपेंशन मानते हैं, 50 से नीचे तो दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन सेक्टर और कॉन्ट्रैक्शन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो 50 से ऊपर का पॉइंट कंटिन्यूसली 4 महीनों से बना हुआ, तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन कंटिन्यूस है और पिछले महीने के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो आउटपुट और जॉब क्रिएशन की भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही हैं। तो सर्विस सेक्टर के केस में ये सडन एक्सपेंशन या ये इंक्रीज़ क्यों देखने को मिला? बिकॉज ऑफ द एकोमोडेटिव डिमांड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। अपार्ट फ्रॉम इट, new business inflow has already increased at the क्विकेस्ट पेस इन द लास्ट 3 मंथ, जिसका रिफ्लेक्शन हमें सीधे सीधे सर्विस PMI में देखने को मिल रहा है। एंड दिस हेडलाइन फिगर हैज़ बीन इन एक्सपेंशन जोन फॉर द 16th consecutive month सिंस अगस्त 2021। तो अगस्त 2021 के बाद से सर्विस सेक्टर में हमें कंटिन्यूस एक्सपेंशन या ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो अब तक का पॉइंट है, ये अपने लास्ट 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। रिसेंट टाइम में अभी बिफोर 3 मंथ्स कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिले थे सर्विस PMI के केस में, बट बिकॉज ऑफ द न्यू ऑर्डर्स दैट हैज़ बीन प्लेस्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया हैज़ लेड टू इंक्रीज इन सर्विस PMI। हालांकि एक्सपेंशन जो रेट है ये अगस्त के महीने से लेकर के अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज सेल्स वर बूस्टेड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड एंड फ्रूटफुल एडवर्टाइजिंग बाय कंपनी। सो दिस इज द कर्व ऑफ सर्विस PMI from 55.5 to 56.4। तो हम देख सकते हैं जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था, बट नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग इवन आफ्टर माइन्यूट फ्लक्चुएशंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है और पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। 6 स्टेट्स रिपोर्ट फ्यूअर फॉर्मल जॉब्स फॉर यूथ। अब चूंकि जो सर्विस PMI है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तभी हमने डिस्कस किया कि आउटपुट इंक्रीज़ होगा सर्विस सेक्टर में, जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो उसमें हमें एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है सिंस लास्ट फ्यू मंथ। जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग PMI, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उतना सिग्निफिकेंटली या उतना शार्पली या उतने पेस में ग्रो नहीं कर रहा जितना कि सर्विस सेक्टर कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं होता। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में फ्लक्चुएट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर देखने को मिल रहा है। तो यही सेम पैटर्न हमें इंडिया के केस में भी देखने को मिल रहा है। 22 मेजर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के में अप्रॉक्सीमेटली 6 स्टेट्स ने फ्यूअर फॉर्मल जॉब क्रिएशन बताया है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर क्वार्टर, यानी क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 है। उस ड्यूरेशन में 22 में से 6 स्टेट्स और यूटी ने ये बोला है कि इस क्वार्टर में उनके स्टेट में जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है वो डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू अ लास्ट ईयर। और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात एंड राजस्थान। और 12% से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 1.14% तक का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन फॉर यूथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है और पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। गवर्नमेंट होपफुल ऑफ 6.4% फिस्कल डेफिसिट ऑन द बैक ऑफ tax revenue gain. The finance ministry is expecting the combined net direct and indirect tax collection to exceed the budget target. Approximately 4.5 trillion का boost anticipate कर रही है finance ministry in terms of tax collection. Tax collection जहाँ पर हम direct और indirect दोनों ही tax collection की बात कर रहे हैं। और because of this boost in tax collection, finance ministry is anticipating that government will be able to meet the fiscal deficit target for financial year 23। तो जो बजट में टारगेट रखा गया था फिस्कल डेफिसिट का अप्रॉक्सीमेटली 6.4% का टारगेट रखा गया था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है इस पैटर्न में तो डेफिनेटली जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमने रखा था 6.4% का, दैट वी विल बी एबल टू अचीव। तो because of the strong revenue growth, because of the strong tax revenue collection,
गवर्नमेंट इज एंटिसिपेटिंग दैट इट विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स की रीफंडिंग के लिए, उनको फंड रीअलोकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रिवेन्यू है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने सफिशिएंट रिवेन्यू कलेक्ट किया है थ्रू डिफरेंट टैक्स कलेक्शन। हालांकि इनिशियल मंथ्स में बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना था कि गवर्नमेंट ने जो 6.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है, गवर्नमेंट ये अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हुआ है उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस डेटा, और वो एंटिसिपेट करें कि प्रॉबेबली गवर्नमेंट जो है वो 6.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव कर पाएगी, उससे ज़्यादा उसका फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, ये टारगेट जो है वो ब्रीच नहीं होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ हम बैंक्स की ही न्यूज़ कवर करेंगे और 3 न्यूज़ कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है बैंक की न्यूज़ से रिलेटेड है। ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। तो रिसेंटली जीएसटी जो नेटवर्क है जीएसटीएन, उसको अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जीएसटीएन हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, और इस इंक्लूजन के बाद जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स हेयर मीन्स बैंक्स जो हैं, और जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे आर क्वाइट अपबीट और ऑप्टिमिस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंक्लूजन, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस इंक्लूजन के बाद जो बैंक्स की ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। इसके अलावा जो फंड का फ्लो है स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में वो भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स की ऑपरेशनल कॉस्ट है, लेंडर्स की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होगी। सीमलेस प्रोसेस में जो इंटायर जो प्रोसेस है वो सीमलेस विदाउट एनी हिंड्रेंस फ्लो करेंगे, जिसका जो बेनिफिट है वो स्मॉल स्केल सेक्टर को या मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई सेक्टर को देखने को मिलेगा। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इनिशियल लास्ट जुलाई और जनवरी और इनिशियल फरवरी में ये जो जीएसटीएन है ये एए नेटवर्क से कंबाइंड होकर के लाइव हो सकता है, जो कि लास्ट मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि आरबीआई इज गोइंग टू मर्ज दिस जीएसटीएन विद द नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो जीएसटीएन इज नाउ गोइंग टू मर्ज विद FIP, and that may leads to seamless process as well as reduction in operational cost। और इसकी डिमांड बहुत टाइम से चल रही थी कि जीएसटीएन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाए। तो ये डेफिनेटली इट विल फैसिलिटेट द कैश फ्लो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अब ज़्यादा डेटा एक्सेस होगा रिगार्डिंग स्मॉल बिजनेस, तो वो जो अपने लोन के जो लेंडिंग के डिसीजंस हैं वो ऑन टाइम ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में जो कॉस्ट लगती थी वो भी नहीं लगेगी। सीमलेस जो लोन ट्रांसफर्स हैं, लोन डिसबर्समेंट हैं वो होगा। तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प टू एक्सटेंड सच लोन इन अ टाइम लाइन मैनर। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि अभी तक जो जीएसटी का डेटा था वो फ्रेगमेंटेड मैनर में अवेलेबल था लेंडर्स को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। दिस पर्टिकुलर मर्जर और इंक्लूजन विल क्रिएट अ इंटायर कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट एंटिटीज़। और अभी तक क्या होता था, बैंक्स को कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग एंटिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना होता था। अब वो सारा डेटा जो है वो अब एक पोर्टल पर, एक चैनल पर अवेलेबल होगा आफ्टर दिस इंक्लूजन ऑफ जीएसटीएन इनटू AAA नेटवर्क। सो बैंक्स जो है वो लेंडर्स की क्रेडिट वर्दीनेस, उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनका टैक्स फाइलिंग डेटा वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसबीआई पर्सनल बैंकिंग लोन बुक क्रॉसेस ₹5 ट्रिलियन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पोर्टफोलियो है पर्सनल लोन का वो 5 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है बाय द एंड ऑफ November 30। तो कंट्री का जो बिगेस्ट जो लार्जेस्ट लेंडर है, हम बोल सकते हैं स्टेट ओन लार्जेस्ट लेंडर है, उसने फाइनली पर्सनल लोन का जो एक रिकॉर्ड मार्क है वो क्रॉस कर लिया है November 30 को। 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का पर्सनल लोन जा चुका है, पोर्टफोलियो जा चुका है रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एंड दिस इज़ द रिटेल लोन पोर्टफोलियो ऑफ एसबीआई
और डिफरेंट अदर बैंक। तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा का कंपैरिजन दिया और क्लियरली देख सकते हैं कि SBI के केस में इट इज़ द रिकॉर्ड हाई एंड द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो पिछले लास्ट 12 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का लोन SBI ने डिस्पर्स्ड किया है, जिसमें पेंशन, ऑटो, एजुकेशन, गोल्ड, कई सारे पोर्टफोलियो इंक्लूडेड और द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड रिकॉर्ड हाई नंबर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ICICI बैंक गोज फॉर 360 डिग्री कॉर्पोरेट मूव। तो ICICI बैंक क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑफ इंडिया, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। ICICI बैंक इज अडॉप्टिंग द 360 डिग्री अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट। तो जो कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट है उसमें ICICI बैंक बहुत मेजर या सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने जा रहा है। 360 डिग्री का टर्न अराउंड लेगा ICICI बैंक, जहां पर जो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर है दैट विल नॉट ओनली एक्ट एज अ लोन फैसिलिटेटर बट विल ऑल्सो एम टू कैप्चर द इंटायर कॉर्पोरेट इकोसिस्टम टू ऑफर द वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। तो कॉर्पोरेट सेगमेंट में सर्विसेज का भी स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज करेगा। कई सारे जो पोजीशंस हैं उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो KRA है वो भी इंक्रीज किया जाएगा एंड डेफिनेटली this particular move will assert the bank to be the largest or the significant bank in retail, small and medium enterprise segment. और अगर हम ICICI बैंक का पोर्टफोलियो देखें तो जो बिजनेस बैंकिंग है दिस इज़ वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर फॉर द बैंक एंड दैट इज़ वाई ICICI बैंक इज नाउ टेकिंग द 360 डिग्री अप्रोच इन ऑर्डर टू रिवैम्प दिस सेक्टर। अब देख लेते हैं सेगमेंट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इंफ्रा रिकॉग्निशन की पॉइंट इन FBIL डिस्प्यूट। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESMA बोलते हैं, ESMA ने इंडिया के जो 5 CCIL के अलावा जो 5 और एंटिटीज़ हैं, ऑडिटिंग एंटिटीज़, उनको फ़िलहाल के लिए डी रिकॉग्नाइज कर दिया और इसके बाद से बहुत सारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उन पर भी अब धीरे धीरे गाज गिरने वाली है, ऐसा मानना है। सो आफ्टर हैविंग रिसेंटली सेट द गेज ऑफ डेवलप इकोनॉमी इज नाउ ऑन फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया FBIL एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिप्टी गवर्नर। दिस FBIL dispute is all about the financial infrastructure of domestic agencies. FBIL का है, अगर हम थोड़ा सा इसका टाइमलाइन देखें तो जून 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी सेट करी थी फॉर व्हाट, फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। 2014 में RBI ने आइडेंटिफाई किया था FIMDA FEDAI को एज अ बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेक्स इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। और दिसंबर 2014 में जो कई सारी एंटिटीज़ ऑपरेट कर रही थी इनको मर्ज करके FBIL बना दिया गया था। एंड FBI डेवलप्स एंड एडमिनिस्टर द बेंचमार्क फॉर मनी मार्केट, जी सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो जितने भी रुपी रेफरेंस रेट वर्सेस 4 करेंसी और मिबोर और MIFOR जो होते हैं दैट ऑल comes under the purview of FBIL, that is फाइनेंशियल बेंचमार्किंग ऑफ इंडिया। इवन जो FBIL का जो रेफरेंस रेट है यही यूज़ किया जाता है ऑफशोर सेटलमेंट के लिए इन केस ऑफ इंडियन रुपी। तो रुपी जो ऑफशोर सेटलमेंट होते हैं उसके जो रेफरेंस रेट है वो भी FBIL ही प्रिस्क्राइब करता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अगर ओवरसीज़ रेगुलेटर ESMA जैसे रेगुलेटर अगर FBIL को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या उसका डी रिकॉग्निशन करते हैं या उससे किसी तरीके से उस पर इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या किसी भी तरह की डी लिस्टिंग करता है तो डेफिनेटली इट विल सीवियरली अफेक्ट द इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितने भी रेफरेंस रेट यूज़ होते हैं, जितने भी ओवरसीज सेटलमेंट होते हैं, ऑफशोर सेटलमेंट होते हैं, वो FBIL के रेट के रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और हमारे जो डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, उनका ये कहना है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू FBIL बिकॉज इट इज़ डूइंग बेंचमार्किंग। तो जो CCIL के साथ हुआ है वो FBIL के साथ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर
लैकनेस। तो अब ये जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं या जो हम बोल सकते हैं जो फॉरेन रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। अगर एफबीआईएल पर कुछ तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगता है या डे रिकॉग्निशन होता है तो डेफिनेटली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो बुरी तरीके से इंपैक्ट करेगा। आप देख लेते हैं नेक्स्टली, इंडियाज़ आईएनसी प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो डिप्स इन Q2। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो के या जीडीपी के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ। जब जिसको हम सीधा बोलें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी जो रेशियो है वो डिक्लाइन किया है इन द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। तो लास्ट 2 जो क्वार्टर्स यानी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर और Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इस ड्यूरेशन में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी जो रेशियो है वो डिक्लाइन किया है। एंड दिस पैटर्न हैड रिवर्स द स्टीप राइज सीन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। तो पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में जो ये रेशियो है ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है और मेजरली जो डिक्लाइन हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वी आर नॉट गोइंग इनटू डेटा कि कितना % डिक्लाइन हुआ है, बट हाँ 21 और 22 के कंपैरिजन में 23 के दोनों ही क्वार्टर, 23 ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23 के दोनों ही क्वार्टर में ये रेशियो जो है ये डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। मेजरली जो रीज़न है इस रेशियो डिक्लाइन का वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका जो प्रॉफिट है इन कंपैरिजन टू द जीडीपी वो पिछले 9 क्वार्टर से सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। हालांकि अगर सर्विस सेक्टर को देखें, बैंक्स, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएफएसआई कंपनीज दैट रिपोर्टेड अ हाईएस्ट अर्निंग इन Q2 एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट शेयर, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के प्रॉफिट डिक्लाइन की वजह से ये रेशियो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, मेटा एयरटेल टू ब्रिंग वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी केबल टू इंडिया। सो भारतीय एयरटेल ने मंडे को अनाउंस किया है दैट इट वुड पार्टनर फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा फॉर व्हाट, फॉर जॉइंटली इन्वेस्टिंग इनटू ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड एक्सटेंड टू सब सी केबल टू अफ्रीका पर्ल्स टू इंडिया। तो भारतीय एयरटेल इंडिया में अब मेटा से जॉइंट वेंचर करने जा रहा है जिसमें इंडिया को वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सबसी केबल मिलेगा। दैट विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चिप और ब्लॉक इनटू द ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि जो ग्लोबल लेवल में फ्रॉम अफ्रीका टू पर्ल टू इंडिया जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। तो लास्ट ईयर मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी अनाउंस टू सेगमेंट विद द 2 अफ्रीका पर्ल्स इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल पार्टनर। 2020 में ये लॉन्च किया गया था ये पर्टिकुलर प्रोग्राम और अप्रॉक्सीमेटली 3,700 किलोमीटर सब सी केबल कनेक्टिविटी 23 कंट्रीज़ में करने हैं, ऐसा जो प्लान है वो है। एंड हैज़ बिकम द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम एंड एम्स टू प्रोवाइड द फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जैसे मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को इंटरनेट की सर्विसेज मिले, जिसमें बेसिकली अफ्रीका, यूरोप और एशिया जैसे कंट्रीज जो हैं प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। तो इंडिया के साइड से एयरटेल इज गोइंग टू ज्वाइन दिस लॉन्गेस्ट सबसी केबल फॉर इंडिया। आप देख लेते हैं नेक्स्टली, विथ 37.4% अडानी ग्रुप लार्जेस्ट एनडीटीवी शेयर होल्डर। तो 13 दिन के ओपन डे ऑफर के बाद जो एडिशनल 26% स्टेक है एनडीटीवी का वो अडानी ग्रुप ने क्लोज कर दिया है। अब अडानी ग्रुप के पास अप्रॉक्सीमेटली 37.4% का शेयर है इनटू एनडीटीवी एंड विद दिस शेयर होल्डिंग अडानी हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एनडीटीवी शेयर होल्डर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर फाइन गोल्ड इंपोर्ट स्मगलिंग लैंड। तो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कस्टम ऑफिशियल्स को बोला है कि जिस तरीके से गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है स्मगलिंग के फॉर्मेट में, जिस तरह से येलो मेटल की स्मगलिंग हो रही है उसको मैप आउट करें, रिलेशनशिप फाइंड आउट करें बिटवीन द राइजिंग गोल्ड इंपोर्ट एंड स्मगलिंग द येलो मेटल। तो जिस तरह से इंडिया में गोल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो गोल्ड का इंपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है। बहुत कम केसेस में जो गोल्ड का इंपोर्ट है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो डाउन नहीं होता। हालांकि स्मगलिंग भी उसी पैटर्न में होती है और इसीलिए जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कस्टम ऑफिशियल्स को बोला टू मैप द रिलेशनशिप बिटवीन द राइजिंग गोल्ड इंपोर्ट एंड द स्मगलिंग ऑफ येलो मेटल। तो रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 833 kg का जो गोल्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ का जो गोल्ड है उसको कॉन्फिस्केट किया गया है कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा, जिसके बाद से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस इशू को रेज किया है। लेट अस सी गवर्नमेंट फिलहाल के लिए गोल्ड स्मगलिंग को लेकर के क्या डिसीजन लेता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पीएम टॉक्स G20 एजेंडा एट ऑल पार्टी मीटिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को एक मीटिंग को चेयर किया, मीटिंग कॉल करी जहाँ पर जितने भी पार्टीज है, जितनी भी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इन्वाइट किया गया। किस लिए इन्वाइट किया? इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है G20 में उसको लेकर के डिस्कशन और कोऑपरेशन के लिए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू लिए कि किस तरह से इंडिया G20 को
कि प्रेसिडेंसी को यूज़ कर सकता है, क्या ओपिनियंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सब पर डिस्कशन हुआ। ओवरऑल ऑल पार्टी मीटिंग हुई जहाँ पर पार्टीज़ ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इसके अलावा इंडिया के साइड से जो G20 शेरपा है मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया की जो प्रायोरिटी रहेगी G20 प्रेसिडेंसी में, दैट विल बी द साउथ ग्लोबल। जो ग्लोबल साउथ यानी जिसको हम थर्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं, वो पर्टिकुलर कंट्रीज रहेंगे ताकि उनको भी जो डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम लाइन में इंक्लूड किया जा सके। So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।